स्टूडेंट्स आइए समझते हैं विस्कोसिटी को। विस्कोसिटी को हिंदी में श्यानता कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कहता है? विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। समझिएगा, विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज कर रहा है। किसका अपोज कर रहा है? रिलेटिव मोशन का। अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर। तो समझने वाली बात यह है कि विस्कोसिटी क्या है? प्रॉपर्टी है किसका? फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जो कि क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। किसका कर रहा है? रिलेटिव मोशन। जो रिलेटिव मोशन है उनका अपोज कर रहा है। तो वो रिलेटिव मोशन लग कहां रहे? डिफरेंट लेयर पर लग रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट लेयर पर लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। ठीक है, क्लियर है? फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। हिंदी में समझते हैं, किसी तरल का वह गुण, यानी किसका गुण है? ये तरल का गुण, जिसके कारण उसकी एक सतह दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध होता हो, श्यानता कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि विस्कोसिटी क्या है? श्यानता क्या है? तरल का एक गुण है। ठीक है, जिसके कारण उसकी एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने में विरोध हो रहा है, उसे ही श्यानता कहते हैं। इसका मतलब था कि फ्लूइड जो है या लिक्विड जो है वो लेयर बाय लेयर फ्लो कर रहा है। क्लियर है? लेयर बाय लेयर फ्लो करता है और प्रत्येक लेयर के बीच में स्ट्रेस जनरेट हो रही है। उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस या कर्तन प्रतिबल। तो आइए उसके बारे में और डिटेल देखते हैं। इसको व्हेन टू लेयर ऑफ फ्लूइड, किसकी बात कर रहे हैं? फ्लूइड के दो लेयर की बात कर रहे हैं। व्हेन टू लेयर ऑफ फ्लूइड और डिस्टेंस dy, दोनों फ्लूइड की जो डिस्टेंस है, दोनों फ्लूइड के लेयर की डिस्टेंस क्या है? dy अपार्ट मूव वन ओवर द अदर, वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे हैं एट ए डिफरेंट वेलोसिटी। मतलब ये हुआ कि सब दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। जो हमने दोनों लेयर कंसीडर किया था, दोनों की वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है। से v प्लस dv, अगर एक की वेलोसिटी v है तो दूसरे की वेलोसिटी v प्लस dv है। देखिएगा डायग्राम में, एक की वेलोसिटी v है तो अगले की वेलोसिटी क्या है? v प्लस dv है। द विस्कोसिटी टुगेदर विथ रिलेटिव वेलोसिटी कॉज, अब जो दोनों के बीच में जो सापेक्ष गति है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो कॉज क्या जनरेट कर रहे हैं? शियर स्ट्रेस इन दोनों के बीच जनरेट हो रहा है, एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर। लिखा हुआ है साफ साफ कि शियर स्ट्रेस कहां एक्ट कर रहा है? बिटवीन द फ्लूइड लेयर, यानी ये जो लेयर है और इन दोनों लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। एक की वेलोसिटी v है तो दूसरे की वेलोसिटी v प्लस dv है। अब समझिएगा हिंदी में, किसी समतल सतह से y दूरी पर, यानी ये समतल सतह से y दूरी पर एक द्रव सतह की गति v है। एक द्रव सतह की गति क्या है? v है, यानी एक फ्लूइड के लेयर की वेलोसिटी क्या है? v है। और y प्लस dy दूरी पर इससे लगी हुई दूसरी सतह की गति v प्लस dv है, यानी इसकी गति v है तो इसकी गति v प्लस dv है, क्योंकि दोनों सतहों की गति का अंतर dv है। दोनों सतहों की गति का अंतर क्या है? dv है। समझिएगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों सतहों के बीच आंतरिक घर्षण कर्तन प्रतिबल क्रिया कर रहा है। इसलिए दोनों सतहों के बीच में एक आंतरिक घर्षण कर्तन प्रतिबल कार्य कर रहा है। उसे आप किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको कर्तन प्रतिबल कहते हैं। किसके समानुपाती होता है? चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन एडजेसेंट लेयर। इसका मतलब था कि एक की वेलोसिटी v थी तो दूसरे की वेलोसिटी v प्लस dv थी। देखिएगा इसको क्या लिखा था, ये v प्लस dv। कितना ज्यादा है? dv ज्यादा है ना, तो dv ही तो लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? dv है। भाई समझिएगा इसको, चेंज इन वेलोसिटी क्या है? dv है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? dy है। तो टाउ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv अपॉन dy का। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो समानुपाती टर्म है, जब आप इसे हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, ये सभी को पता है। उस कांस्टेंट टर्म को म्यू बोलते हैं। यही तो है विस्कोसिटी। इस कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं? म्यू। देखिए लिखा हुआ है, यहां भी लिखा हुआ है, उस कांस्टेंट टर्म को म्यू कहते हैं। और म्यू किसका सिंबल है? विस्कोसिटी का सिंबल है। तो क्लियर हो गया यहां तक? स्टूडेंट्स, टाउ इक्वल टू म्यू dv अपॉन dy हो गया आपको। तो अभी इसको यहां से देखते हैं, टाउ इक्वल टू म्यू dv अपॉन dy। यही तो निकल करके आया था आपको। इसी को बोलते हैं आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें टाउ क्या है आपका? शियर स्ट्रेस था, शियर स्ट्रेस। अब आप कहेंगे सर शियर स्ट्रेस क्या था? कर्तन प्रतिबल।
कर्तन प्रतिबल था ये, और ये कहां लग रहा है? दो लेयर के बीच में लग रहा है। हमने कौन कौन सा इन दो लेयर के बीच में कर्तन प्रतिबल आपका लग रहा है। टाउ इक्वल टू शियर स्ट्रेस। डीवी क्या था? चेंज इन किसमें? वेलोसिटी में। चेंज इन वेलोसिटी, वेग का जो परिवर्तन, वेग का अंतर है, वेग अंतर, ठीक है। अगला क्या है आपका? डीवाई इक्वल टू क्या आपका? डिस्टेंस है ना दोनों लेयर के बीच में, सेपरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? सेपरेशन, अंतर, दो सतहों के बीच का अंतर, दो सतहों के बीच का अंतर क्या था आपका? डीवाई। तो यही तो था आपका टाउ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डीवाई। जो शियर स्ट्रेस है, कर्तन प्रतिबल है, समानुपाती है किसके समानुपाती है? चेंज इन वेलोसिटी, वेग के परिवर्तन में, अपॉन डीवाई, दोनों के बीच के जो दूरी है डीवाई पर। तो ये आपका निकल करके आया था टाउ इक्वल टू म्यू डीवी अपॉन डीवाई। और म्यू को क्या बोलते हैं आप? म्यू को ही तो आप क्या बोलते थे? विस्कोसिटी बोल रहे थे। अच्छा, इसको दो तीन नामों से और जानते हैं। म्यू को बोलते हैं COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको सायांता गुणांक, ये भी बोलते हैं इसको सिर्फ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसको एक नाम से और बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं आपको? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्यों बोलते? क्योंकि इस सिद्धांत को न्यूटन ने खोज की थी। तो इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे को बोलते हैं टाउ इक्वल टू म्यू डीवी अपॉन डीवाई। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना था? सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी थी, ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद आपको एक छोटी सी प्रूफिंग लिखनी है और ये यहां तक लिख देना है, ठीक है। तो यहां तक आपका एक पूरा एग्जाम में हो जाता है। इसके बाद कभी कभी इसकी यूनिट पूछी जाती है, इकाई क्या होती है। इकाई देखिएगा, इसकी इकाई जो है आपका एक कंपटीशन एग्जाम आया हुआ है SSC JEE में। अगर आप देखेंगे आज से 3-4 साल पहले के, तो एक क्वेश्चन इसके पे आया हुआ है, इसके यूनिट का, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक बार, इसकी यूनिट को भी। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं SI यूनिट, विस्कोसिटी का SI यूनिट देखते हैं, क्योंकि आपने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया यहां पर टाउ इक्वल टू म्यू डीवी अपॉन डीवाई। यही तो फॉर्मूला निकल करके आया था। यहां से आपको म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पहले म्यू की वैल्यू निकालते हैं। म्यू इक्वल टू क्या हो गया आपका? यानी विस्कोसिटी सायांता बराबर कर्तन प्रतिबल गुणे दोनों के बीच की दूरी, दो लेयर के बीच की दूरी बटे क्या होता है? वेग का अंतर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहेंगे? म्यू इक्वल टू टाउ इंटू डीवाई अपॉन डीवी। क्लियर? टाउ क्या है आपका? शियर स्ट्रेस है, कर्तन प्रतिबल है। तो इस कर्तन प्रतिबल का जो यूनिट था वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। डीवाई क्या है? डिस्टेंस है, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो डीवाई डिस्टेंस किसमें नापते हैं? मीटर में नापते हैं। क्लियर है? डीवी क्या है? वेग का परिवर्तन है। तो वेग का जो वेलोसिटी का डिफरेंस है डीवी, तो वेलोसिटी किसमें होती है? मीटर पर सेकंड में होती है। तो जब आप इसे कट करेंगे यहां से आपका, तो ये आपका आ जाएगा, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू इक्वल टू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गई? इसकी SI यूनिट हो गई। किसकी हो गई? विस्कोसिटी की SI यूनिट क्या हो गई आपकी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं इसके सीजीएस यूनिट में। कई बार आपसे कंपटीशन में सीजीएस यूनिट पूछी जाती है, क्योंकि सीजीएस यूनिट पे आप ध्यान कम देते हैं। समझिएगा, 1 पॉइज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। जब पॉइज की बात होती है, पूछा जाएगा पॉइज किसकी यूनिट है? तो पॉइज जो है आपकी विस्कोसिटी की यूनिट है, ठीक है। तो अब पॉइज को जब आप सेंटीपॉइज में लिखना चाहेंगे तो 1 सेंटीपॉइज इक्वल टू 1/100 पॉइज होता है, ठीक है। क्लियर? अब इस पॉइज को अगर न्यूटन सेकंड में लाएंगे तो 1/1000 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सेंटीपॉइज को पॉइज में लिखना हो तो ये होगा, और आपको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में लिखना होगा तो इतना आएगा। तो आप यहां से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा, 1 CP इक्वल टू 1/100 पॉइज इक्वल टू 1/1000 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो यहां तक आपका विस्कोसिटी का एक पूरा टर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स आइए काइनेमेटिक विस्कोसिटी को समझते हैं। तो इसका डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में और एक बार हिंदी में देखते हैं। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? शुद्ध गति की सयांता। इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द रेशियो। क्या है? रेशियो। किसका रेशियो है? डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी
किसका? फ्लूइड का। यानी जिस भी फ्लूइड को आप कंसीडर करेंगे उसका डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी के बीच का जो रेशियो होगा उसे ही आप क्या कहेंगे? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको आप किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। ये सिंबल आपका न्यू इस तरीके से बनेगा, ये देखिएगा इस तरीके से सिंबल बनता है, न्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। हिंदी का डेफिनेशन क्या कहता है? यह तरल की परम सयांता और घनत्व के बीच का अनुपात होता है और इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला देखिएगा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो यानी परम सयांता बटे घनत्व, म्यू अपॉन रो, ठीक है। न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो, न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। क्लियर है? इसकी दोनों यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। एक इसकी जो है एसआई यूनिट है, दूसरी इसकी सीजीएस यूनिट है। ये सीजीएस यूनिट है और इधर आपकी क्या है? एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट देखते हैं, देखिएगा न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। म्यू क्या था आपका? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही तो था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही आपने निकाला था। और डेंसिटी क्या थी आपकी? केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है ना? यहां पर ये देखिए ये लिखा हुआ है। अब आप इस न्यूटन को किस में कन्वर्ट करेंगे? केजी में। जब आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड होता है इसका, वही चीज तो आपने यहां करी। यह देखिएगा यहां पर केजी मीटर पर सेकंड किया आपने, ये सेकंड पर मीटर स्क्वायर की ये वैल्यू है। यहां से कैंसिल आउट होने के बाद फाइनल वैल्यू निकल के आएगी आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है। यानी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। यानी शुद्ध गतिकी सयांता का जो इकाई होता है एसआई यूनिट वो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अब देखते हैं इसकी सीजीएस यूनिट को। सीजीएस यूनिट जो इसकी होती है वो स्टोक होती है। क्वेश्चन ये आएगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? स्टोक होती है। या स्टोक किसकी यूनिट होती है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अब इसका स्टोक से रिलेशन देखते हैं। 1 स्टोक इक्वल टू 1/100 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। जब आप इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। 1 स्ट्रोक इक्वल टू, समझिएगा यहां देखिएगा, ठीक है। अब इस 1 स्ट्रोक को अगर सेंटी स्ट्रोक में कन्वर्ट करें, यानी 1 सेंटी स्ट्रोक इक्वल टू 1/100 स्ट्रोक। जब आप इससे पूरे को निकालेंगे तो 1 सेंटी स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻² स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अगर आप सेंटी स्ट्रोक या मीटर स्क्वायर पर सेकंड में लिखना चाहें तो ये रिलेशन निकल करके आता है। एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट की, तो ये निकल करके आपका आ रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ साइड में, विस्कोसिटी को आप मेजर किससे करते हैं? तो विस्कोसिटी को जो मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं विस्कोमीटर। और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? सयांता को विस्कोमीटर से मापा जाता है। तो आपको एक डायनामिक विस्कोसिटी बताई गई, ठीक है, परम सयांता। दूसरा आपको बताया गया काइनेमेटिक विस्कोसिटी, शुद्ध गतिकी सयांता। तो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं। यहां तक आपका विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब तक आपको 2 विस्कोसिटी बताई जा चुकी है, आपका एक डायनामिक विस्कोसिटी, दूसरा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक को आप म्यू से डिनोट करते थे, दूसरे को आप न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आपको टोटल टॉपिक जो है विस्कोसिटी का कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन। हिंदी में इसको सस्पेंशन बोलते हैं। तो डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में देखते हैं, एक बार हिंदी में देखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। क्या ये प्रॉपर्टी है किसकी? फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। इसका मतलब था कि जो सेम फ्लूइड, सेम एक ही फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं? कोहेसन बोलते हैं। समझिएगा, फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं, सेम फ्लूइड, एक ही फ्लूइड होना चाहिए। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कोहेसन, ठीक है। हिंदी में इसका जो है एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तरल का वह गुण, मतलब किसका गुण है? वो तरल का गुण है जिसके कारण किसी तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब कि तरल के जो गुण है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। उसी आकर्षित करने वाले गुण को ही हम क्या कहते हैं? आपका ससंजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल एक मरकरी है। मरकरी को हम Hg से दिखाते हैं। तो मरकरी की खासियत क्या होती है कि आप इनको कितने भी टुकड़ों में तोड़ दीजिए, ये आपस में ही सर्कुलर फॉर्म में बन जाएंगे और जब जुड़ेंगे तो एक दूसरे को जोड़ करके एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे। लेकिन किसी और से ये टच नहीं होंगे या किसी और के साथ ये नहीं जुड़ेंगे। ये आपस में ही जुड़ करके एक बड़ा सा सर्कल बना लेंगे, या फिर टूटेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, लेकिन ये किसी और के साथ नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। दोबारा देखते हैं एडिशन को। इसको हिंदी में असंजन कहते हैं। इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ
इट इज ए प्रॉपर्टी इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट फ्लूइड, वहां क्या था, सेम फ्लूइड, ध्यान देखिएगा, सेम फ्लूइड, यहां डिफरेंट फ्लूइड्स आर attracted to one another or molecules of fluid are attracted to by molecules of solid। इसका क्या मतलब है कि ये भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है जिसमें कि फ्लूइड क्या आपका डिफरेंट हो गया है, यानी फ्लूइड यहां पर क्या है, डिफरेंट है, और डिफरेंट फ्लूइड के साथ वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर वो किसी सॉलिड के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उसी अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं एडिशन। हिंदी में समझिएगा, आसंजन तरल का वह गुण जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब आप देखिएगा यहां पर तरल क्या हो गए, विभिन्न प्रकार के हो गए, वहां पर एक ही तरल था, विभिन्न प्रकार के तरलों के अणु एक दूसरे को खींचते हैं, या तरल और ठोस के अणुओं में आपस में आकर्षण होता है। ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा एक टैंक में वाटर है, तो वाटर और इस सॉलिड के बीच एक जो बॉन्ड बन रहा होता है, जो अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को ही आप बोलते हैं एडिशन। इसी अट्रैक्शन को ही क्या बोलते हैं आप, एडिशन, या हिंदी में बोलते हैं आसंजन। मतलब कि दूसरे नेचर के जो मॉलिक्यूल है, देखिए ये आपका वाटर है और इधर क्या था, आपका सॉलिड था, तो वाटर और सॉलिड के बीच जो बॉन्डिंग बन रही है, इसी बॉन्डिंग को ही आप क्या कह रहे हैं, इसी जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन की, इसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को आप एडिशन कह रहे हैं या फिर आसंजन कह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं सरफेस टेंशन को, इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव या तल तनाव भी कहते हैं। तो आइए इसका डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन पहले हम दो पार्ट में देखते हैं, एक और से पहले, एक और के बाद में। तो इंग्लिश में डेफिनेशन देखते हैं। इंग्लिश का डेफिनेशन क्या कह रहा है, सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। क्या ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस ट्राई टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड का जो सरफेस है वो कम से कम एरिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, एंड सरफेस बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, और जो उसका सरफेस है, बाहरी आवरण है, वो तनी हुई झिल्ली की तरह जो है बिहेव कर रहा है आपका। ठीक है, और द टेंशन फोर्स ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू लिक्विड। अब दो लिक्विड का जो संपर्क सतह है, जहां पर दो लिक्विड आपस में मिलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, उस संपर्क सतह पर क्या कर रहा है, एक बल कार्य कर रहा है जिसको टेंशन फोर्स कह रहे हैं। उसी बल को हम सरफेस टेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला आते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, किसी द्रव तथा गैस, यानी देखिएगा द्रव तथा गैस या फिर एक द्रव दूसरे द्रव को जब हम आपस में संपर्क में ले आते हैं तो संपर्क सतह पर खिंचाव या तनाव में होती है, यानी संपर्क सतह या तो खिंचाव में या तनाव में होती है, या फिर तनी हुई प्रतीत होती है, तना हुआ दिखता है, इसी को तल तनाव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकल करके आता है, T इक्वल टू F/L। T यानी सरफेस टेंशन, इसको सिग्मा से भी दिखाते हैं, किसी बुक में आपको सिग्मा दिखेगा, कहीं कहीं पर T दिखेगा। तो T को सरफेस टेंशन, तल तनाव भी कहते हैं। F क्या है, फोर्स है। L क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है उसके बीच का डिस्टेंस। आइए यहां से समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये दो मॉलिक्यूल है वाटर के, ठीक है, इनके बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, जो कि आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी कह सकते हैं, इनके बीच लगने वाला फोर्स और इनके बीच की दूरी, तो वो फोर्स अपॉन उनके बीच की दूरी, तो फोर्स और अपॉन उनके बीच की दूरी L। ठीक है, तो F अपॉन L। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ रहा है, T इक्वल टू F अपॉन L। यहां से देखते हैं यूनिट क्या निकल के आएगी, इसकी इकाई क्या होगी। अब देखिएगा F है, F मतलब फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी, क्लियर है। और देखिए L क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो L क्या लेंथ किसमें लेंगे, मीटर में, तो SI यूनिट क्या निकल के आएगी आपकी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो यहां तक आपका एक सरफेस टेंशन का टॉपिक क्लियर हो जाता है। अगला टॉपिक है आपका कैपिलरिटी, केशिकत्व बोलते हैं इसको हिंदी में, कैपिलरिटी। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, एक बार इंग्लिश में भी और एक बार हिंदी में भी। इंग्लिश क्या कहता है, देखिएगा, कैपिलरिटी इज डिफाइंड एज अ फेनोमेना, देखिएगा फेनोमेना, फेना मतलब एक साइंटिफिक घटना है, ठीक है, फेनोमेना ऑफ राइज और फॉल। किसका राइज और फॉल, लिक्विड सरफेस का, किसमें, एक स्मॉल ट्यूब में। एक स्मॉल ट्यूब में लिक्विड का राइज होना या फॉल होना, इस पूरी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं।
क्लियर हो गया? ठीक है, दोबारा हिंदी में समझते हैं इसको कैपिलरिटी को हिंदी में केशिकत्व कहते हैं। ठीक है, केशिकत्व क्या है? जिसमें बहुत कम व्यास की नली, मतलब एक स्मॉल ट्यूब, ठीक है, ग्लास की होगी वो, को यदि किसी द्रव में डुबोया जाए, जब किसी द्रव में डुबोया जाए तो नली में द्रव के तल का नीचे हो जाए या फिर ऊपर हो जाए। डुबोया जाए तो द्रव इस नली में या तो ऊपर हो जाए या फिर नीचे हो जाए, जैसा कि दिख रहा है आपको डायग्राम में, उसे ही आप क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। अब समझिएगा, डायग्राम समझ लेते हैं, यहां तक आपको अभी ये डायग्राम आपको पूरा क्लियर कर देगा केशिकत्व या कैपिलरिटी को। देखिए, हमने दो टैंक लिया हुआ, एक में हमने वाटर रखा गया जिसकी डेंसिटी 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, एक में हमने मरकरी रखा है जिसमें मैक्सिमम डेंसिटी 13600 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो देखिएगा, जैसे ही आपने एक में कैपिलरी ट्यूब लगाया जिसमें वाटर रखा हुआ था, उसमें लिक्विड राइज कर गया और ऐसा एक कर्व सरफेस बना रहा होता है। ठीक है, दूसरी तरफ भी देखिएगा, लिक्विड राइज नहीं किया, लिक्विड फॉल हो गया, नीचे गिर गया। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ऊपर उठना या नीचे गिरने की प्रक्रिया को ही आप क्या कह रहे हैं? केशिकत्व कह रहे हैं। राइज करना या फॉल करने की ही पूरी फिनोमेना को क्या कह रहे हैं आप? कैपिलरिटी कह रहे हैं। किसमें? ग्लास ट्यूब के अंदर। तो यहां देखिए, एक बार आपने वाटर लिया, एक बार आपने मरकरी लिया। मरकरी क्यों लिया? क्योंकि मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। अच्छा, एक बात और ध्यान समझिएगा, जब ये कर्व पार्ट बना रहा होता है तो आप ये कहेंगे सर कि जब हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं तो इसका अपर पार्ट कंसीडर करेंगे या फिर लोअर पार्ट? तो हमेशा आप लोअर पार्ट कंसीडर करते हैं। इस केस में, मरकरी के केस में, आप इसका अपर पार्ट कंसीडर करेंगे। अच्छा ठीक है, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होने के लिए कोहेशन और एडिशन, ससंजन और आसंजन बोलते हैं उसके हिंदी में, उसकी वजह से ये ऊपर या नीचे होता रहता है। स्टूडेंट्स, जल्दी हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलने वाले हैं। हम आगे की तैयारी नेक्स्ट चैप्टर के लिए कर रहे हैं आपको, तो आप ऐसे ही लाइक्स, व्यूज और कमेंट हम करके हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट चैप्टर की कितनी जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनलोड करें APH इंजीनियरिंग एकेडमी ऐप और पाएं बेस्ट कोचिंग